नमस्कार। आज हम एक ऐसे विशाल साम्राज्य के ढलते सूरज की कहानी पे नजर डालेंगे, मुगल साम्राज्य की कहानी। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें बेपनाह शान शौकत है, कमजोरी है और आखिर में गुमनामी का अंधेरा है। तो सवाल ये है कि आखिर एक साम्राज्य खत्म कैसे होता है? क्या वो एक झटके में तबाह हो जाता है, या फिर ये एक धीमी मौत होती है, एक ऐसा जहर जो दशकों बल्कि सदियों तक फैलता रहता है? मुगलों के साथ जो हुआ वो इन दोनों का एक अजीब सा दर्दनाक सा मेल था। मुगल साम्राज्य का अंत एक ऐसे बादशाह के साथ जुड़ा है जो शहंशाह से कहीं ज्यादा एक शायर थे। नाम था बहादुर शाह जफर। तख्त से ज्यादा उन्हें कलम से लगाव था। लेकिन देखिए, 1857 के बड़े विद्रोह ने उन्हें ना चाहते हुए भी इतिहास के बिल्कुल बीच में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये कहानी जफर से बहुत बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। असल में साम्राज्य के गिरने की जो नींव है ना, वो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही पड़ चुकी थी। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये दरारें आखिर पड़ी कैसे। देखिए, जब तक औरंगजेब जिंदा थे, उनके मजबूत हाथों में साम्राज्य एक था, मजबूत था। लेकिन 1707 में जैसे ही उनकी आंखें बंद हुईं, दिल्ली का तख्त मानो कांपने लगा। उनके बाद जो आए, उनमें न वो दम था न वो सोच जो इतने बड़े, इतने विशाल साम्राज्य को संभाल कर रख पाते। औरंगजेब के ठीक बाद तख्त पर बैठे उनके बेटे बहादुर शाह प्रथम, और उनका उपनाम ही पूरी कहानी कह देता है, शाह ए बेखबर। मतलब वो बादशाह जिसे अपनी सल्तनत की कोई खबर ही ना हो। ये नाम ही अपने आप में एक सबूत था कि अब शाही रुतबा पहले जैसा नहीं रहा। तो अब जब बादशाही कमजोर हो गए, तो असली ताकत किसके हाथ में आएगी? जाहिर है, दरबार के अमीरों के। और इनमें सबसे आगे थे सैयद बंधु। इन्हें किंग मेकर्स कहा जाने लगा। मतलब वो जो अपनी मर्जी से बादशाह बनाते थे और अपनी मर्जी से हटा भी देते थे। ये वो दौर था जब दिल्ली के तख्त पर बादशाह नहीं बैठते थे, बल्कि कठपुतलियां बिठाई जाती थीं, और लोगों ने जो मजाक में उनके नाम रखे थे, वही उनकी बेबसी और नाकामी की पूरी कहानी सुनाते हैं। जैसे कि जहानदार शाह। इतिहास उन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जानता है। ये नाम ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि वो सल्तनत चलाने से ज़्यादा ऐशो आराम में डूबे रहते थे। उन्होंने तो दरबार को एक तमाशा ही बना दिया था। और फिर आते हैं मोहम्मद शाह। नाम मिला रंगीला। भाई, कला और संगीत के तो बड़े शौकीन थे, लेकिन सल्तनत के कामों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और जब बादशाह अपनी ही दुनिया में रंगीन हो, तो साम्राज्य के दरवाजे तो दुश्मनों के लिए खुल ही जाते हैं, है ना? तो होना क्या था? जब केंद्र में बैठे बादशाह रंगीन मिजाज में डूबे थे, तो साम्राज्य का बिखरना तो तय था। जो ताकतवर सूबेदार थे, उन्होंने दिल्ली की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। एक एक कर अपनी आजादी का ऐलान करना शुरू कर दिया। साम्राज्य की पूरी बुनियाद हिल चुकी थी। अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये वो अमीर और ताकतवर सूबे थे जो कभी मुगल ताकत की रीढ़ हुआ करते थे। अब वो सब एक एक कर आजाद हो रहे थे। दिल्ली का हुक्म अब बस लाल किले की दीवारों के अंदर ही चलता था। और ये तो होता ही है, जब कोई साम्राज्य अंदर से खोखला हो जाए तो बाहर वालों की नज़र तो उस पर पड़ती ही है। और फिर एक ऐसी तबाही आई जिसने मुगलों की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। साल था 1739। ईरान का शासक नादिर शाह एक तूफान की तरह हिंदुस्तान में घुस आया। करनाल की लड़ाई में मुगल फौज ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये मुगल शान के ताबूत में आखिरी कील की तरह थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। नादिर शाह की फौज दिल्ली में घुसी और शहर को बेरहमी से लूटा गया, कत्लेआम मचाया गया। ये सिर्फ खजाने की लूट नहीं थी, ये साम्राज्य के हौसले पर एक जानलेवा हमला था। नादिर शाह अपने साथ वो खजाना ले गया जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। शाहजहां का बनवाया मशहूर तख्ते ताऊस, दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोह-ए-नूर, सब चला गया। मोहम्मद शाह रंगीला वो आखिरी मुगल बादशाह थे जो उस सिंहासन पर बैठे। चलिए अब कहानी को वापस 19वीं सदी में लेकर आते हैं, बहादुर शाह जफर के दौर में। उनका जो वक्त था वो इस लंबे पतन का एक दुखद अंत था। अंत बहुत तेजी से आया। 1803 तक अंग्रेज दिल्ली पर काबिज हो चुके थे और मुगल बादशाह बस उनके पेंशनर बनकर रह गए थे। 1837 में जफर बादशाह तो बने, पर उनके पास सल्तनत नहीं, सिर्फ एक खिताब था। 1857 के विद्रोह ने उन्हें एक आखिरी उम्मीद दी, लेकिन उसकी नाकामी के बाद 1858 में उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया, और इसी के साथ 300 साल पुराने साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया।
और विडंबना देखिए, बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। वो एक शायर थे, उन्हें लड़ाई झगड़े से क्या लेना देना। लेकिन बागी सिपाहियों को एक चेहरा चाहिए था, एक प्रतीक, तो उन्होंने इस बूढ़े बादशाह को ही अपना सम्राट बना दिया। और यही विद्रोह मुगल सत्ता के लिए आखिरी झटका साबित हुआ। तो क्या हुआ उस महान राजवंश का, जिसने सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया? उसका आखिरी अंजाम क्या था? वो सारी शान शौकत, वो आलीशान महल, वो बेहिसाब दौलत, सब कुछ अब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया था। साम्राज्य का पतन अब पूरा हो चुका था। और शायद इससे ज्यादा दुखद कुछ हो भी नहीं सकता। सोचिए, तैमूर और बाबर का वंशज, हिंदुस्तान का आखिरी मुगल बादशाह, उसकी मौत अपने वतन से मीलों दूर होती है और उसे रंगून में एक गुमनाम कब्र में दफना दिया जाता है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब ताकत, दौलत और शान और शौकत सब कुछ खत्म हो जाता है, तो एक गिरे हुए साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? शायद इसकी विरासत सिर्फ एक कहानी है, एक सबक है जो हमें याद दिलाता है कि वक्त और सत्ता किसी के लिए नहीं रुकते।